आज हम आपके लिए रिवीजन क्लास लाए, ठीक ना। क्लास 10 का जो है क्लास 10, ओके, BSCB सभी बोर्ड के लिए, CBSC, ठीक ना, दोनों के लिए क्या लाया आज हम लोग, रिवीजन क्लास। क्या क्लास है ये? आज आपके लिए रिवीजन क्लास है। इस क्लास के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज जो है आपका चैप्टर एक्सरसाइज 1 से लेके 1.1 हो गया, 1.2, 1.3, 1.4, उसके बाद जो आपका चैप्टर 2 हो गया, ये चैप्टर 1 का हो गया ना, चैप्टर 2, 3, 4, ठीक है, 5 तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या इम्पोर्टेंट फार्मूला है वगैरह है, उस पे हम लोग आज काम करेंगे, ठीक ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग रियल नंबर से। कहाँ स्टार्ट करेंगे हम लोग? हमारा पहला टॉपिक क्या होगा? रियल नंबर। क्या हो जाएगा? रियल नंबर, ठीक ना। रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या। क्या होगा ये? वास्तविक संख्या। तो जब बात वास्तविक संख्या का होता है, ठीक है, तो इसमें कौन कौन संख्या आएगा देखेंगे हम लोग, ठीक है। रियल नंबर में क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या, जो क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर। मतलब क्या हो गया ये? 1, 2, 3, 4, आगे हम लोग ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 काउंटिंग नंबर जो भी होगा, गिनती की संख्या इसको बोलते हैं हम लोग, है ना बच्चों। यानी कि 1 से लेके आप लाख बोल दीजिए, करोड़ बोल दीजिए, मिलियन, बिलियन, ये टोटल क्या है? प्राकृत, यानी कि हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? होल नंबर। ये क्या है? होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। क्या हो गया ये क्या हो गया? इसी काउंटिंग में जब हम लोग जीरो ऐड कर देंगे तो ये क्या बनेगा? पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा ये? पूर्ण संख्या हो जाएगा। अब आइए पूर्ण के बाद बात करते हैं हम लोग इस पे। ये क्या हो गया? पूर्णांक। क्या हो गया? पूर्णांक यानी कि इंटीजर। क्या हो गया ये? इंटीजर। क्या हो गया? इंटीजर हो गया ना। क्या हो गया ये? इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? तो निगेटिव पॉजिटिव। क्या होता है? -5, -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3, इधर बढ़ते जाएगा, इधर बढ़ते जाएगा। क्या हो जाएगा ये आपका? पूर्णांक यानी कि इंटीजर, ओके। अब इसी में क्या कर देंगे हम लोग, हो गया ये हमारा क्या? रैशनल। क्या हो गया? रैशनल यानी कि परिमेय। कौन सा संख्या हो गया बच्चों? परिमेय संख्या। ये क्या होता है? तो परिमेय क्या होता है? परिमेय P/Q के रूप में होता है। Q 0 नहीं होता और P और Q क्या होता है? पूर्णांक होता है। जैसे 1/2, -1/5, 0/6, ओके। एट लास्ट क्या है हमारा? इरेशनल। क्या है ये बच्चों? इरेशनल यानी कि अपरिमेय। ये क्या होता है? तो √2, √3, √5, √7, ये सब क्या है? अपरिमेय। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि परिमेय और अपरिमेय में क्या होते हैं, हम लोग थोड़ा प्रॉब्लम होता है हम लोग को समझने में। तो आइए थोड़ा परिमेय अपरिमेय को थोड़ा सा हम लोग एक बार अच्छे से समझ ले, ठीक ना। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस पर पहले भी हम बनाए थे वीडियो, और फिर जो आप लोग के लिए बना रहे हैं, ताकि आप लोग जो है अच्छे से इसको समझ ले, ठीक ना। क्योंकि परिमेय और अपरिमेय एग्जाम में अक्सर पूछता है कि कौन सा परिमेय कौन अपरिमेय होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। पहले आप लोग ये देख लिए ना अच्छे से। चलिए इसको पूरे एकदम, ये वीडियो सिर्फ देख लीजिएगा ना आप लोग, तो आप लोग का जो है, हमको लगता है रियल नंबर का भी क्वेश्चन जो आज बताएंगे हम, अगर इस वीडियो को आप लोग अच्छे से वॉच कर लिए कंप्लीट टॉपिक को, तो कहीं कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होगा। आइए बात करते हैं हम लोग किस पे? रियल नंबर पे। तो रियल नंबर में किससे बात करेंगे हम लोग? ये हमारा क्या है? अपरिमेय। क्या है ये? और ये क्या है? अपरिमेय संख्या। और दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? परिमेय संख्या। यही ना है। यानी कि ये क्या है? इरेशनल नंबर। ये क्या है? रैशनल नंबर। जब बात होता है √5 का, √7 का, √6 का, √7 का,
तो यह अपरिमेय कहलाता है। यहाँ पे जब बात होता है √4 का, √16 का, √25 का, √9 का, तो ये अपरिमेय होता है। अब यहाँ √4 है, √9 है, √5 है, √7 है। ओके, इसको √2 कर देते हैं। ये अपरिमेय हो गया और वो क्या हो गया? परिमेय। तो ऐसा क्यों होता है कि ये अपरिमेय है, ये परिमेय है? एग्जाम में भी आपको क्या होगा ऑप्शन में 2√25 आ जाएगा, ओके, √32 आ जाएगा, ओके, √27 लिखा रहेगा, ओके, एंड √549 पूछ देगा। ठीक है, यहाँ पूछेगा अगर ऑब्जेक्टिव में तो 20 टाइप का पूछ सकता है। ठीक है, कि जो ऑप्शन दिया गया है इसमें कौन परिमेय है कौन अपरिमेय, आप बताइए। ओके, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों टाइप में आ सकता है क्वेश्चन। तो जब यहाँ तो हम देख रहे हैं कि ये संख्या क्या है, हमारा परिमेय है, ये अपरिमेय है, बट ये जब क्वेश्चन में आ जाता है इस प्रकार से तो फिर कैसे पता करेंगे कौन परिमेय कौन अपरिमेय? तो इसके लिए क्या है कि थोड़ा सा कुछ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ 2, ये जो 25 लिखे हैं हम, तब 5 × 5 25 होता है, और जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ मतलब ये क्या है, √2 का कहलाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा 2 × इस रूट का ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 5 × 5 5², और ये √2 का वैल्यू 1/2 होता है। ठीक ना, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है ना, तो वो 2 हो गया। अब क्या हो गया 2 × 5 2 × 1/2, तो 2 × 5 1, तो ये क्या हो गया हमारा 2 × 5 हो गया ना। क्या देखे कि ये जो परिमेय संख्या हमारा ये क्या हो गया, ये 10 के रूप का आ गया। 2√25 क्या हो गया 10 हो गया ना। तो जब 10 हो गया तो ये क्या हो गया, ये p/q के रूप में आ गया ना, तो ये परिमेय हो गया। समझे? इसको देखिए 32 है, क्या ये 32, इसको जब करेंगे हम लोग 2 × 2 = 4, 2 × 16, 2 × 32, यानी पेयर तो लगा इसमें, तो क्या हो गया 2 × 2 × √2, यानी ये 4√2, यहाँ √2 कैंसिल नहीं हुआ, क्योंकि जैसे आप 5 का पेयर लग गया वैसे 2 का पेयर तो लगा यहाँ, लेकिन 2 एक सिंगल है ना। तो ये क्या हो गया 4√2, क्या हो गया 4√2 ना हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, ये जब मेरा अगर परिमेय हो गया तो ये क्या हो गया अपरिमेय। ये अपरिमेय क्यों हुआ, क्योंकि ये रूट जो है कम्प्लीटली कैंसिल नहीं हुआ। जैसे यहाँ रूट कैंसिल हुआ ना, तो यहाँ रूट कैंसिल नहीं हुआ। देखिए दोनों ध्यान से देखिएगा, अगर दिक्कत हो तो कमेंट में उसको कमेंट कीजिएगा तो हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, 5 × 5 है ना, तो ये रूट कैंसिल हुआ ना यहाँ पे, बट यहाँ ये कैंसिल नहीं हो रहा, नहीं ना हो रहा। तो इसलिए 32 क्या है, √32 अगर लिखा हुआ है तो ये अपरिमेय होगा, और ये 2√25 है तो क्या हो गया ये आपका परिमेय, है ना। कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए अब बात करेंगे √25 और √9 पे हम लोग, नहीं √27 और √IS पे बात करते हैं। क्या है ये √27, क्या है, फिर इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 3 × 3 = 9, 3 × 27, क्या है ना। तो यहाँ क्या हुआ 3√3 हो गया, और ये 5√49 है, तो 5 × 7 × 7, देखिए यहाँ रूट कैंसिल हो गया। तो जब √27 था तो वो अपरिमेय क्या हुआ, ये अपरिमेय है ना। जब √35 तो ये क्या हो गया परिमेय। क्या क्या लगा आपको? देखिए तो जब हम बात किए √27 का तो ये क्या हुआ अपरिमेय, और जब बात किए 5√49 का तो परिमेय, है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम, यही परिमेय और अपरिमेय है। रूट कैंसिल हो रहा है तो आपका परिमेय कहलाएगा, रूट अगर नहीं ब्रेक हो रहा है तो क्या होगा अपरिमेय हो जाएगा। क्या एक वीडियो में बात की है हम कि वो अपरिमेय जो होता है रूट वाला क्वेश्चन वो किस बेस पे होता है, यहाँ आपको शो कर दे रहा है, देखिएगा। जो रूट ब्रेक नहीं होता है, सपोज कीजिए कि ये क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा इसको, ये √2 है, क्या है ये √2 है। इसको हम लोग क्या करना है, चेक करना है कि ये क्यों अपरिमेय कहलाता है, परिमेय क्यों नहीं होता।
चूँकि 2 के बाद तो कुछ है ले लेंगे हम, तो 2 है तो 1 1 जा 1, 1 1 2, ये तो सब समझते होंगे। 2 4 जा, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या लग रहा है, कैंसिल होगा कहीं, दिख रहा है ना, ये आगे बढ़ते जा रहा है, ये ख़त्म ही नहीं होगा, इसलिए √2 क्या होता है अपरिमेय। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए आइए, हम लोग जो है ये परिमेय परिमेय हो गया ना। अब क्या बात करेंगे हम लोग, ये आपका पहला चैप्टर 1.1 था, ठीक है। अब इसमें क्या है, यूक्लिड। इसी में रियल नंबर में क्या नया चीज़ एक आपके लिए क्या है, यूक्लिड विभाजन, है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये क्या है, ये ए इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हम लोग पहले पढ़ते थे भाज्य बराबर, पढ़ते थे ना, क्या पढ़ते थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये पढ़ते थे, याद है आपको। तो इसी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेषफल को लिखा जाता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्या क्या ये, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जैसे क्वेश्चन सपोज कि हमारे पास क्या है, 259 है, 78, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इसका जो है हम लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। ये कर लिए, चलिए देखिए। क्या था, 259 और 78 था, तो जो बड़ा होगा वो हमारा ए हो जाएगा। 259 क्या हो गया, ए, बी 78 हो गया, क्या हो गया ना। तो क्या नियम होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो 259 इक्वल टू क्या होगा, बी 78 हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यहाँ रफ कर लेते हैं, 78 4 जा, थ्री से किए इसको, तो 259 था, क्या आ गया ना 4 5, ये 35 हो गया ना। 35 कैसे हुआ, तो 24 होता है ना, या 23 हो जाएगा ना, या 15 होगा, क्या होगा 2 होगा, 25 क्या हो जाएगा यहाँ बच्चों 25। फिर 78 यहाँ आ जाएगा और 25 यहाँ ले लेंगे हम लोग, 75 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। फिर 25 मेरा यहाँ आ जाएगा, फिर 3 24 प्लस 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3 यहाँ आ जाएगा। तो ये 1 से कैंसिल हो रहा है ना, तो क्या होगा, सी एफ हमारा 1 आ गया। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए कर लीजिए, इसको देख लीजिए, छोड़ दिए हैं, हो गया ना। चलिए, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए आइए, अब देखिए क्या है, एक आता है इसमें अभाज्य गुणनखंड। क्वेश्चन क्या आता है, अभाज्य गुणनखंड करने आता है ना। क्या है इसका, हमको अभाज्य गुणनखंड करना, तो कैसे करेंगे, तो देखिए लास्ट में जब 0 है तो 2 से कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 6, 2 4 जाए, 2 9 जा 18, 0 0, 2 1 जा 2, 6 6 जा 12, 14, 4 जा 8, 5 जा 10, 0, 2 6 जा 12, 3 जा 6, 3 6, 7 जा 14, 7 जा 14, 5 जा 10, 5 है तो 5 से कैंसिल होगा, 5 1 जा 5, 1 5 2 जा 10, 30, 35, 2 25, 25, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 25, 15, 25 1। अब 3 से कैंसिल होगा, चेक कर लेंगे हम लोग, 5 1 6, 3 9 5 2 16, 3 से नहीं कटेगा ये। 7 से चेक करेंगे, 7 या 21, इसी तरह करना है हम लोग को, ठीक है। ये चेक करेंगे, 7 या 21, 4 आया, 7 6 42, 2 आया, नहीं कटेगा। 9 से 3 से 9 से नहीं कटेगा, 11 से 11 दूना 22, 22 3 33, फिर ये नहीं कटा। 13 से 13 13,
अब 13 में 25 घटाएंगे तो क्या होगा 12, 13 117 हो जाएगा। 17 6 13 25 65 नहीं कटेगा। ऐसे ही करते जाना है। ये हमारा क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड। इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, और ये कैंसिल हुआ तो उसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे, ठीक ना। चलिए क्लियर, आइए आगे चलते हैं। आगे आते हैं किस पे, इसी में क्या है हमारा नेक्स्ट, ये तो हो गया। अब क्या बात करेंगे हम लोग, एक है दो संख्याओं का गुणनफल। क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या है HCF इंटू LCM। ये हमारा क्वेश्चन है। क्या है, ये एक फॉर्मूला है, पूछता है आपको कि साबित कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। नहीं थे ना हम लोग। आइए देखते हैं क्या कैसे करते हैं इसको। ये HCF है, ये LCM है। संख्या लेते हैं, पहले में क्या लेते हैं हम लोग, सपोज 54 और क्या लिए 81, दो संख्या लिए, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे HCF। जब ये रहेगा तो इसको हम लोग HCF शॉर्ट में जो HCF का रूल है उसके द्वारा HCF निकाल लेंगे, ठीक ना। 54 54 54 ओके। तो हमारा HCF क्या आ गया, सिर्फ 27 आ गया। इसका LCM निकाल लेंगे। क्या आ गया, क्या आ गया ये 162 क्या आ गया हमारा LCM। क्या आ गया ये LCM हो गया 162, ठीक ना। अब हमको ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, ठीक है। संख्या क्या था हमारे पास, दो संख्या 54 81, गुणनफल क्या था, ये हो गया संख्या 54 81, और हमारा HCF क्या आया 27, LCM क्या आया 162। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, $43.74 ओके। और ये क्या आया 162 मल्टीप्लाई 27, यानी क्या आ गया, देखिए ये रहा 4 का, ये दोनों प्रूफ हो गया ना। यही क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुना LCM। ये हम अगर क्वेश्चन आपको कहेगा कि संख्या दिया हुआ है उसका HCF LCM निकालिए और ये साबित कीजिए। क्या साबित कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो हम इसको ऐसे साबित करेंगे। संख्या क्या है हमारा, देख लीजिए, संख्या मेरा 54 81 है, ठीक है। इसका HCF निकाल लिए, यहाँ LCM निकाल लिए, और तब यहाँ ला के हम इसको इस तरह दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM क्या किया, हमने इसको साबित कर दिए ना। अब देखिए इसी पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन आ सकता है, वो ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, ठीक ना। क्या है क्वेश्चन, ये है फॉर्मूला क्या है पहला, दो संख्याओं का, इसको देख लीजिएगा ना आप लोग तो जान लीजिए कि आप लोग का इससे संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। खासकर जो हमारे बिहार बोर्ड के बच्चे हैं जो कमज़ोर हैं, जिनको गणित भारी लगता है, वो बच्चे अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आसानी होगा उनके लिए। दो संख्या गुणनफल, संख्या क्या है हमारा, संख्या सपोज क्या लेते हैं हम लोग, A और B लेते हैं। क्या लेते हैं, संख्या A या B ले लिए, ठीक है। तो क्या होगा A मल्टीप्लाई B इक्वल टू HCM मल्टीप्लाई LCM, ये हुआ ना है। अब क्या है, यहाँ पे सपोज कीजिए कि हमको A गिवन है, B नहीं, B का फाइंड करना है। क्वेश्चन ऐसा भी होगा, आपको दिखाते हैं। ये HCF मल्टीप्लाई LCM बाय क्या हो गया A हो गया। अभी जैसे कि संख्या क्या था हमारे पास 54 और 81 था। सपोज ये 54 का वैल्यू पता है हमको और B नहीं पता है, ठीक है। यहाँ HCF पता है हमको, क्या
क्या था एचसीएफ हमारा 27, एलसीएम क्या था 162, ठीक ना, क्या था 162, अभी जस्ट हम सॉल्व किए थे। तो यहाँ क्या रहेगा आपको कि दो संख्याओं का, अगर एक संख्या 54 है और उनका दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम गिवन है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो संख्या जिसको ए मान लिए हम लोग, दूसरा संख्या बी निकालना है हमको, तो बी बराबर क्या लिखेंगे एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बाय ए, यानी कि एचसीएफ क्या है हमारा 162, एलसीएम क्या है 27 बाय 54, 54 3 हो गया और ये बी हमारा 80 बना गया ना। क्या बी 80 बना गया। इसी को, यही जो क्वेश्चन हम सॉल्व किया हम इसको ऐसे लिखेगा आपको, ठीक है। दो संख्याओं का यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 27 और 162 है तो है, और एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करे, ठीक ना। तो क्या गिवन है, जो तो इस क्वेश्चन पढ़ेंगे, यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 27 और 162 है ना, और एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करे। यानी एक संख्या ए हो गया 54, एचसीएफ हो गया हमारा 27, एलसीएम हो गया 162, ये दिया हुआ है। तो संख्या बी निकालना है, इसको हम लिख सकते हैं कि ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, इससे सूत्र से, है ना। तो ए क्या है हमारे पास, ए 54 है, बी हमको क्या करना है निकालना है, एचसीएफ एलसीएम पता है, तो बी निकल जाएगा हमारा बाय 54, क्या हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत, यही संख्या है, इसी तरह निकालना है इसको। है ये 7 होगा, 81 होगा, है ना जी। चलिए अब देखिए क्या है, इसी अगर मान लें हमको ए फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, अगर ए निकालना है तो एचसीएफ गुना एलसीएम बाय बी, अगर बी निकालना है तो एचसीएफ गुना एलसीएम बाय ए, एचसीएफ निकालना है तो ए गुना बी बाय एलसीएम, एलसीएम निकालना है तो ए मल्टीप्लाई बी बाय एचसीएफ। ये अगर दो संख्या में कोई चीज़ निकालना है, कोई तीन चीज़ गिवन रहेगा आपको, ए निकालना है तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बाय बी, बी फाइंड करना है तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बाय ए, एचसीएफ फाइंड करना है तो ए मल्टीप्लाई बी बाय एलसीएम, एलसीएम फाइंड करना है तो ए मल्टीप्लाई बी बाय एचसीएफ, है ना। चलिए ये एक चीज़ फिनिश हो गया हमारा एचसीएफ एलसीएम का, ठीक ना। अब इसमें एक प्रमेय आता है, ठीक है, ये अगर कोई संख्या है, ठीक ना, कोई पूर्णांक, सपोज ये पूर्णांक ए है, अगर पी स्क्वायर को क्या करता है विभाजित करता है, क्या करता है विभाजित करता है, क्या है, अगर हमारा ए है पी स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक ना, विभाजित करता है तो वह, तो जो ए है पी को भी विभाजित करेगा, पी को भी क्या करेगा विभाजित करेगा, ठीक है ना, पी को भी विभाजित करेगा। ये एक प्रमेय हो गया, क्या क्या प्रमेय, अगर ए पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो क्या करेगा, ए पी को भी विभाजित करेगा ना जी।
इसमें कोई समस्या है तो बताइएगा। हाँ, तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगर ए पी स्क्वायर वाइज करेगा तो वह ए जो है पी को भी वाइज करेगा, ठीक ना। चलिए ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। ए पी के अलावा क्या होगा कि इसकी परिमेय संख्या है, अभी वास्तविक संख्या की बात कर रहे चैप्टर का हम लोग। इसमें बात कर लिए हम लोग HCF LCM, यूक्लिड विभाजन, गुणनखंड और ये प्रूफ करने का, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 2 पे। 2 में क्या है हमारा? 2 में क्या पढ़ना है हमको? याद है क्या पढ़ना है आप लोग को? 2 में क्या पढ़ना है? तो 2 में पढ़ना है हम लोग द्विघात बहुपद। क्या पढ़ना है? द्विघात बहुपद। क्या पढ़ना है हम लोग को? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में अच्छा इसका नाम है द्विघात, ठीक है। तो बहुपद में क्या होता है? बहुपद जिसमें जैसे देखिए एक एग्जाम्पल दे रहा है आपको हम, ax² + bx + c। क्या है? ax² + bx + c, ठीक ना। इस पर हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक ना। लेकिन ये दोनों क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। ये क्या होगा? बहुपद नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बहुपद में जो होता है हमारा ये क्या है? यह चर पद है, ठीक है। तो ये वेरिएबल जो है चर पद, ये कभी भी बाय में नहीं होगा, रूट में नहीं होगा, ठीक है। ये अगर ऐसे लिखा रहता y-6 तो भी नहीं होगा, है ना। जब भी होगा बहुपद तो वो किस रूप में होगा? a+7, ओके, या 7+a लिख दीजिए, ठीक ना। क्लियर? ये कहलाएगा हमारा रैखिक बहुपद। क्या कहलाएगा? ये दोनों क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? रैखिक बहुपद। अब बात करते हैं हम लोग किस पे? द्विघात बहुपद। क्या बात करेंगे हम लोग? द्विघात बहुपद। ये क्या होता है? तो जैसे कि नाम ही इसका है द्विघात, यानी कि इसका घात 2 होना चाहिए। क्या घात होना चाहिए? 2। तो ये घात 2 है ना इसका, ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद। ax² + bx + c। क्या हो गया? ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। यही अगर जैसे लिखा हुआ, अगर ये लिख दें हम इसको, क्या लिख दें? √ax² + √bx + c, तो ये भी होगा। इसी के उलट अगर ये हो जाए, a क्या हो जाए बच्चों? a √x हो जाए, ठीक है, स्क्वायर, और प्लस b √x + c, तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगा, ठीक ना। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम लोग कि द्विघात बहुपद में क्या क्या टॉपिक आएगा हमको पढ़ने के लिए, ठीक है, वो देखते हैं। तो पहला जो सबसे महत्वपूर्ण बेसिक चीज़ क्या है? वो गुणनखंड। क्या है? गुणनखंड का काम है यहाँ पे। तो गुणनखंड में हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो देखते हैं, ठीक, कि गुणनखंड होगा कैसे। तो गुणनखंड कैसे होगा ये देखते हैं। है आसान, ज़्यादा है, कुछ है नहीं। सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्या? t² - 6t + 27, ठीक ना। इसका हम लोग क्या करना है? गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे? हमको कुछ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। जो स्टार्टिंग में यानी कि फर्स्ट में जो है उसको आप क्या कीजिए? लास्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो गया? 27t² हो गया। क्या हो गया? 27t²। 27t² हो गया, मतलब 27 को हम लोग क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे, तो 90 × 3t। क्या हो गया? 90 × 3t, यानी कि 9t × 3t। क्या हो गया आपका? 27t²। अब जो 9t 3t 27 आ गया मेरा ये चीज़। अब हमको इसको 9 में जब 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? 6t आएगा ना। लेकिन यहाँ माइनस लाना है हमको, तो क्या करेंगे? -9 यहाँ प्लस कर देंगे, तो माइनस हो गया ना। तो t² - 9t + 3t + 27। तो यहाँ दोनों में क्या है? t कॉमन, t यहाँ 2 ठो है, यहाँ 2 ठो है, यहाँ 1 हुआ, तो t को बाहर आएगा, यहाँ 1 t बच जाएगा, यहाँ 9 बच जाएगा, है ना। यहाँ माइनस ले लीजिए, ठीक ना, तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, है ना। फिर यहाँ से 3 कॉमन लेंगे हम लोग, तो यहाँ t - 9 हो जाएगा। तो क्या हो गया? t - 9 और t + 3। यही गुणनखंड का प्रोसेस, ठीक ना। तो जैसे इसका शून्यांक क्या आएगा? t = 9 और -3 आ गया, ठीक है। यही जो आया
दो वैल्यू इसको क्या कहते हैं हम लोग, द्विघात के शून्यांक, है ना, यानी जिसको हम लोग अल्फा और बीटा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानेंगे? अल्फा और बीटा के नाम से। अब यहाँ क्या है हमारा, तो जब शून्यांक हो गया अल्फा और बीटा दो वैल्यू, तो इसका योग निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योग क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो क्या होता है माइनस बी बाय ए। देखिए प्रूव करेंगे इसको। यहाँ क्या था हमारा 9 3 आया था, योग आया था ना, है। यहाँ जो हम लिखे क्या लिखे, ये ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी के रूप में लिखा हुआ है, यानी ए क्या है हमारा 1, बी क्या है हमारा -6 और सी क्या है हमारा -27, है ना। यही देखिए कैसे होगा, इसी आएगा यहाँ पे। तो हमारा और आया क्या अल्फा बीटा, अल्फा मेरा 9 है, बीटा मेरा -3 है ना। अल्फा 9 बीटा -3। वहाँ बी क्या है मेरा, बी हमारा क्या है, बी हमारा -6 है, ये हमारा 1 है। तो देखिए 9 प्लस माइनस, तो 9 - 3, यहाँ -6 हो गया, तो ये 6 = 6 हो गया ना। ये क्या आ गया हमारा शून्यकों का योग, बी बाय प्रूफ हो गया। इसी तरह साबित करना है हमको, ठीक ना। देख लीजिए ध्यान से, है अल्फा प्लस शून्यांकों का योग माइनस बी बाय अल्फा प्लस बीटा। क्लियर। चलिए आइए, इसी में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहीं पे क्या करेंगे, हम लोग शून्यांकों गुणनफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। ये क्या होता है, सी बाय, क्या होता है ये, सी बाय, ठीक ना। क्या शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, सी बाय। शून्यांक मीन्स अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है, सी बाय। हमारा अल्फा बीटा क्या है, 9 और 3। तो देखिए 9 × -3 = सी क्या है -27 है ना, ये हमारा 1 है क्या, तो -27 = -27 हो गया ना, साबित कर दिए ना। यही चीज़ कहता है, ये क्वेश्चन आपका जो है 2.1 में यही क्वेश्चन है, ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा इसमें, देखिए क्या क्वेश्चन इसमें आएगा हमारे पास, कि लिखिएगा यदि शून्यांकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः क्या है, सपोज 5 और 6 है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, जो योगफल और गुणनफल दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, योगफल मीन्स क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा, जो क्या होता है माइनस बी बाय, तो ये क्या है आपका -5 होगा, तो ना 5 प्लस हो जाएगा क्या, और अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है सी बाय, ये क्या है 6 बाय। यानी यहाँ क्या हो गया, देखिए बहुत आसान है एकदम, कुछ नहीं करना है, इसी तरह आराम से बना देना है हमको। जब ए दिख रहा है, ए क्या हो गया हमारा 1 हो गया, बी क्या हो गया -5 हो गया, सी क्या हो गया 6 हो गया, ठीक ना। तो क्या हो गया, द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी। तो क्या हो गया हमारा, ए हमारा 1 है तो x², बी क्या -5 है तो -5x, सी क्या +6 हो गया, है ना। बहुत आसान है, तब कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए हो गया द्विघात बहुपद क्या। चलिए इसी में एक क्या है, डिवीजन है, जिसका नियम क्या है, px बराबर gx मल्टीप्लाई qx और प्लस rx, ठीक ना। ये क्या है, विभाजन का नियम है द्विघात बहुपद में। इसमें अगर हमको इस दोनों को फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम लोग, सपोज हमको gx निकालना है, क्या निकालना है gx, तो क्या करेंगे इसके लिए, px में पहले rx माइनस कर देंगे और तब डिवाइड कर देंगे उसको qx से, या हमको qx फाइंड करने कहेगा तो px में rx माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे हम इसको gx से, ठीक है। और अगर rx क्या कहेगा हमको, rx फाइंड कीजिए, क्या कहेगा rx फाइंड कीजिए कहेगा, क्या करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे,
तो क्या करेंगे हम लोग, पी एक्स में जो है जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स कर देंगे, ठीक ना। हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया ना, पी एक्स जी एक्स आर एक्स का संबंध भी हो गया, रिलेशन भी हो गया, और ये हमारा क्या हो गया आपका, ये फॉर्मूला भी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इसके आगे हम लोग द्विघात बहुपद का हो गया, इतना ही इसमें क्या मेन चीज़ बता दें द्विघात बहुपद में आपको हम, और तो कुछ साबित करना था वो भी देख लिए हम लोग। अब आते हैं हम लोग द्विघात के बाद क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्या है ना, तीसरा का क्या, ये 3 पॉइंट चैप्टर का। ये क्या होता है, तो ये देखिए ध्यान से, जैसे ए एक्स प्लस a1x b1y प्लस c इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ क्या है, x और y है ना, इसलिए क्या करते हैं इसको हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्या कहेंगे इसको हम लोग, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें क्या है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है हमारा, ठीक है, एक चीज़ जो है कि आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी जब आता है बता दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, तब इसका हम लोग विधि बात करेंगे, प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, ठीक ना, बहुत सारा विधि है इसमें, जो बात करेंगे क्या, क्या क्या विधि है इसमें, प्रतिस्थापन, विलोपन, और तो जैसे कि देखिए क्या है कि अगर इक्वेशन क्या हो, a1/a2 हो गया इक्वल b1/b2 हो गया इक्वल c1/c2 हो गया, जब दोनों क्या हो जाए, तीनों वैल्यू हमारा इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, इक्वल, तो क्या कहेंगे इसको हम लोग, जब वैल्यू तीनों का इक्वल होगा तो क्या होगा, ये जैसे आपके यहाँ क्वेश्चन भी है बुक में, क्वेश्चन इससे संबंधित क्वेश्चन है ना जी, बना है इसको, आइए हम बताते हैं, बड़ा आराम से बनेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 और 10x प्लस 14y इक्वल टू 100। तो यहाँ a1/a2 क्या हो जाएगा, 5/10, b1/b2 क्या हो जाएगा, 7/14, और c1/c2 क्या हो जाएगा, 50/100। तो ये 1 2 1 2 1 2 है ना, यानी क्या हो गया हमारा, a1/a2 क्या हो गया 1/2, b1/b2 क्या हो गया 1/2, c1/c2 क्या हो गया 1/2, हो गया ना। यानी क्या दिख रहा है, तीनों इक्वल हो गया ना, है, तीनों इक्वल हुआ जी। तो जब ऐसा हो जाए, क्या हो, हमारा तीनों वैल्यू क्या हो, इक्वल, जब तीनों इक्वल हो गया तो क्या होगा इसका, तीनों इक्वल हो गया तो इसका क्या होगा, अनेक हल, क्या बोलेंगे इसको, अनेक हल होंगे, समीकरण के क्या होंगे, अनेक हल। कब अनेक हल होगा, जब क्या हो, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो क्या होगा, अनेक हल होगा ना जी। ये हो गया टॉपिक। इसी में क्या है, जब इसी में क्या हो जाए, दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, 9x प्लस 10y बराबर 15, 7x प्लस 13y बराबर 17। यहाँ क्या हो गया, a1/2 क्या हो गया 9/7/2 क्या हो गया 10/13, c1/c2 क्या हो गया 15/17, ठीक है। यानी a1/a2
नॉट इक्वल टू हुआ क्या हमारा b1/b2, नहीं बराबर नहीं हुआ ये, दोनों बराबर नहीं हुआ। जब दोनों बराबर नहीं हुआ तो क्या कहलाएगा ये इसका जो है क्या होगा, अद्वितीय हल। क्या होगा, अद्वितीय हल, यानी कि केवल एक हल। क्या होगा इसका, केवल एक हल होगा। क्या हो जाएगा, देख लीजिए, ये हमारा रैखिक समीकरण क्या आ गया, दो चर का रैखिक समीकरण हो गया। इसका a1/2 निकाल दिए हम, 9/7, 10/13, 15/17। ये जब बराबर नहीं हुआ तो क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा जी, इसका केवल एक हल होगा। ठीक है, और इसी में जब इसी तरह दूसरा लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, तीसरा भी है इसका। तीसरा क्या है, तीसरा सपोज कीजिए 5x + 7y = 9 हो गया, 15x + 21y = 3 हो गया। तो क्या होगा, a1/a2 = 5/15, b1/b2 = 7/21 और c1/c2 = 9/3। तो ये 3 1 3, तो यानी क्या हो गया, a1/a2 क्या हो गया, 1/3, b2 क्या आया 1/3, c2 क्या आया 3। ठीक है, यानी क्या हो गया, a1/a2 b1/b2 के बराबर हो गया, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं हुआ, नहीं ना हुआ। तो इसका क्या होगा, इसका कोई हल नहीं है। क्या होगा इसका, इसका क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, इसका कोई हल नहीं। ठीक ना, क्या होगा इसका, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। ठीक ना, है कि नहीं। चलिए, इसी में हम लोग आते हैं क्या, अब देखिए इसी की बात करेंगे हम लोग। जब कोई हल नहीं होगा ना, तो देखिए क्या होता है। ये तो था, 3 सूत्र बता दिया आपको हम। ठीक है, रैखिक समीकरण जो a1/2 b1/b2 c1/c2 हुआ तो क्या होगा। इसी में एक जो प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न, ग्राफिकल प्रश्न है, क्या ये ग्राफिकल प्रश्न हम लोग कैसे करते हैं उसको देखिए। ग्राफिकल जैसे सपोज कीजिए क्या हमारा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, ये हमारा 0 0 हो गया। सपोज ये 1 ये 2, ये 1 ये 2, 1 2, ये -1 -2, यहाँ 1 यहाँ 2, यहाँ भी -1 -2। ठीक ना, अब दो समीकरण दिया हुआ है जिसमें क्या है, एक्स का मान क्या है, पहला समीकरण का 1 है। ठीक है, सपोज यहाँ क्या है, एक्स का मान एक का 1, वाई का मान भी 1, तो दोनों 1 1 है, तो ये इससे मिल गया। ठीक है ना। तीसरा समीकरण का क्या है, -1 1 है ना, तो ये क्या हो गया, देखिए एक समीकरण दिशा बना। ठीक, दूसरा ऐसे होता अगर इसमें क्या होता, 1 और 2 होता, क्या होता 1 2, है ना। तो 1 2 में क्या करते हैं हम लोग इसको, और दूसरा क्या होता, ये 1 2 होता, क्या होता है ये क्या होता है 0 2, क्या होता 0 2। तो कैसा होता हमारा, ऐसा जाता है ना। तो ऐसा बना लीजिए। इसी में इसी तरह अगर नीचे भी क्या होता ये -2 -1, ओके, और यहाँ क्या हो जाता है 2 -1, और फिर यहाँ पे 2 -1, और ये होता 0 -2, तो समीकरण ऐसा निकलता। तो यहाँ काट रहा है एक जगह, काटा ना, प्रतिच्छेद किया ना इसको, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिच्छेदी रेखा। समझे क्या। आइए इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं आप लोग को समझाने के लिए अच्छे से, तो ज़्यादा बेहतर आप लोग समझिएगा। ग्राफीय निरूपण देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन में इसको लेते हैं हम लोग, देखिए x + y क्या हो गया 10 हो गया, क्या हो गया, और x - y 4, क्या हो गया 4। ठीक है, तो हमारा 2 डिब्बा बनाएंगे, इसका बनाएंगे और इसका अलग बनाएंगे। ठीक ना। तो यहाँ आते हैं, x + y = 10, यानी x का मान जब 5 लेंगे हम,
तो y का मान क्या होगा 5 आएगा। x5 पे y5, ठीक है। या ऐसे भी अगर सिंपल x0 लेते हैं हम लोग, ठीक है, 0 नहीं लेके x क्या लेंगे 4, क्या लेते हैं x4, तो क्या हो गया 4 + y = 10, तो y क्या हो गया 10 - 4 तो 6, यानी x4 लिए तो y 6 आया, है ना। ये मान हम लोग ले सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। फिर दूसरा क्या हमारा x - y = 4 है, तो यहाँ फिर क्या लेंगे हम लोग x0, क्या लेंगे इसमें x जब 0 लेंगे तो y क्या हो गया 4 हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह जब y0 लेंगे, यहाँ x0 था और जब y0 होगा तो x - 0 = 4, तो x क्या हो गया 4 आ गया ना, तो y0 पर भी x4 आ गया। ये हमारा मेन डिब्बा क्या हो गया, ये हमारा आपका ये x का मान हो गया 2 समीकरण के लिए, ठीक है। इसको मिटाते हैं हम लोग, देखिए यहाँ जो है डायग्राम देखिए, ये हमारा होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस, ठीक है। ये 0 है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो क्या था मैं हमारा पहला x5 पे y5 था, यानी x ये 5 है y ये 1 2 3 4 5, है ना। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, हो गया। फिर x4 पे क्या था y6, x4 पे y6, ठीक है, हो गया। दूसरा क्या था x0 पे y4, क्या था x0 है तो y क्या हो गया 1 2 3 4 4, यानी कि हो गया 0 4, और जब y0 था तो x क्या था 4 था, यानी कि ये 4 0, तो इसको जब मिलाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये एक ही चले गया और ये हमारा क्या हो गया ऊपर जाएगा, ये थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो यहाँ से इसको ये हो गया, दोनों हुआ ना समांतर हो गया। देखिए दोनों क्या हो गया, दोनों समांतर हुआ, देखिए तो समांतर दिख रहा है आप लोग को, देखिए है ना समांतर। यही होता है ग्राफीय निरूपण, ऐसे ही करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए ग्राफीय निरूपण हो गया। अब किस पे आते हैं हम लोग, इसके बाद क्या करेंगे, ग्राफीय निरूपण हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें आप लोग को, कोई समस्या नहीं। और तो बोलिएगा समस्या कहीं भी हो तो बेहिचक करना है कि सर बताइए नहीं समझे, फिर समझाया जाएगा आप लोग को, ठीक ना। चलिए हम लोग चलेंगे आप लोग के लिए किस विधि पे, प्रतिस्थापन विधि। क्या बताएंगे आप लोग हम, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। आइए क्वेश्चन लेते हैं, x + y का क्या है 14 है और x - y क्या है 4 है, ठीक ना। तो इसको प्रतिस्थापन से कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, कौन सा विधि है ये, प्रतिस्थापन मतलब इसको स्थापित कर देना, कहाँ पे, समीकरण निकाल के इसको दूसरे समीकरण में डाल देना, नहीं करना है जी, है। देखिए क्या करते हैं, चलिए हमने समीकरण 1 लिए, समीकरण 2 लिए, ठीक, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 से क्या लिए हम लोग, समीकरण 1 से क्या है x + y = 14 है ना। तो क्या करेंगे x बराबर ये 14 - y हो जाएगा ना, बोलिए इसमें कोई दिक्कत तो बोलिएगा। तो ये समीकरण 3 हो गया। अब क्या लिखेंगे हम लोग, अब समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यही इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापित, ठीक है। क्या कहलाता है हमारा, यही जो है क्या कहलाएगा प्रतिस्थापित, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, यही चीज प्रतिस्थापित कहलाएगा। समीकरण 2 क्या हमारा x - y = 4 है, समीकरण 3 क्या था x = आइए इसको देखते हैं। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक ना, इसी को प्रतिस्थापन कहते हैं हम लोग। समीकरण मेरा 2 क्या था x - y = 4 था
और x बराबर क्या हो गया 14 माइनस वाई हो गया। ठीक है, ये समीकरण 3 था। इसको रखेंगे हम लोग, इसको x की जगह 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, क्लियर। आइए इसको ऊपर करते हैं हम लोग। क्या हमारा 14 माइनस वाई इक्वल टू 4 है। तो क्या गया 14 माइनस 2y इक्वल टू 4, तो माइनस 2y। चलिए देखिए क्या था, कहाँ बात करेंगे हम लोग, कौन सा विधि था, विलोपन, सॉरी क्या था, विलोपन विधि। हम लोग किस पे बात किए थे, प्रतिस्थापन पे, है ना। अब बात करेंगे इस पे, विलोपन पे। तो सपोज क्वेश्चन क्या लिया हम लोग, 3x प्लस 15y 24 4x प्लस 17y इक्वल टू क्या होगा, सेवेंटीन वाई इक्वल टू 38, है ना। क्या तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 हो गया। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 3 4 जा 12x प्लस 60y इक्वल टू 96, और ये 12x प्लस 51y इक्वल टू 140। ये माइनस कैंसिल, ये माइनस 9y, ये माइनस 18, तो y इक्वल टू माइनस 18/9। तो 2y क्या हो गया, माइनस 2 हो गया ना। और फिर y का मान क्या करेंगे हम लोग, y का मान पुट करेंगे, डालेंगे किसमें, समीकरण 1 में, है ना। 3x प्लस 24 हो गया, 3x प्लस 15 गुना माइनस 2, 3x 24 प्लस 30, x बराबर 3, 18 आ गया ना। ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलोपन विधि। क्या बोलते हैं इसको, विलोपन। ठीक ना, क्या कहलाएगा ये, विलोपन विधि। चलिए क्या बात करेंगे हम लोग, ब्रज गुणन विधि। क्या है ये, कौन सा विधि है, ब्रज गुणन विधि। देखिए इसको, क्वेश्चन क्या लेते हैं हम लोग, 6x माइनस 10y इक्वल टू 40, क्या है ये क्वेश्चन, ब्रज गुणन विधि है। ठीक है, क्वेश्चन 6x माइनस 10y इक्वल टू 40 है, और 3x माइनस 5y इक्वल टू 20। ठीक है, तो क्या करना है इसमें हमको, कौन सा विधि लेना है हमको, ब्रज गुणन विधि। देखिए क्या करेंगे, पहले इसमें लिख लेते हैं, A1 6, B1 10, C1 40, A2 3, B2 माइनस 5, C2 20। हो गया, क्वेश्चन लिख लिए। अब आइए, फॉर्मूला क्या होगा, ब्रज गुणन विधि का फॉर्मूला है क्या, तो x बाय B1 C2 माइनस B2 C1। ये x ले रहे हैं ना, तो जब x लेंगे हम लोग तो B1 C2 B2 C1 इक्वल टू y बाय y लिए तो y छोड़ के A1 क्या होगा, A2 C1 माइनस A2 A1 C2 इक्वल टू 1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1। ये हमारा क्या होगा फॉर्मूला, क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला, क्या होगा, x बाय B1 C2
माइनस B2C1 इक्वल टू y बाय A2C1 माइनस A1C2 इक्वल A1B2 माइनस A2B1। ठीक ना, इसी फॉर्मूला का यूज करके क्या करना है हमको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, कैसे होगा, थोड़ा सा इसको अरेंज करना होगा। चलिए इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग। क्या x1 है तो क्या x1 क्या हो जाएगा, B1C2 क्या है, तो B1 माइनस 10 इंटू C2 20 माइनस फिर माइनस 5 इंटू 40 x हो गया। नेक्स्ट y बाय क्या हो जाएगा, A2C1 3 इंटू 40 माइनस 6 इंटू 20, ये y हो गया। फिर 1 निकालेंगे, 1 बाय A1B2 यानी कि 6 इंटू माइनस 5 माइनस 3 इंटू माइनस 10 हो गया ना। देखिए क्या वैल्यू पुट कर दिया हम लोग। ये हमारा वैल्यू पुट हो गया। ध्यान देंगे अच्छे से, इसको ज़्यादा इसमें दिक्कत है नहीं। हो गया नहीं ये। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा मल्टीप्लाई, यानी x बाय क्या हो जाएगा ये माइनस 200 और प्लस 200 इक्वल y बाय 120 माइनस 120 इक्वल 1 बाय माइनस 30 और प्लस 30, यानी क्या हो गया जी, सब जीरो आ गया। क्या ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो जीरो आ गया। क्या गया वैल्यू इसका, टोटल का वैल्यू क्या हो गया, x बराबर y बराबर 1 बराबर 0 हो गया। फॉर्मूला आपका यही है ना। इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। क्या चलिए अब आगे बात करेंगे, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। चलिए तो हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग बात कर चुके हैं किस किस पे, तो रैखिक समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया, वास्तविक संख्या हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किस पे, द्विघात समीकरण पे, जो कि चौथा चैप्टर है हमारा। क्या है, द्विघात समीकरण। ओके, तो द्विघात समीकरण क्या होता है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है किस रूप में पाया जाता है, तो इस रूप होगा। ये क्या होगा द्विघात समीकरण का हमारा, ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक ना, प्रश्न देखेंगे इसका हम लोग किस रूप का होगा। तो देखिए जैसे प्रश्न है, क्वेश्चन ये है कि x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू x³ माइनस 4, ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा। तो जैसा ये क्यूब है तो a प्लस बी का हम होल क्यूब क्या होता है, तो a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab² है ना, ये a प्लस बी का होल क्यूब होता है। वही काम इस क्वेश्चन में करेंगे हम लोग। x प्लस 2 का होल क्यूब है इक्वल टू x³ माइनस 4 है ना, तो x³ प्लस 8 प्लस क्या हो जाएगा, a³ प्लस b³ प्लस फॉर्मूला क्या है 3a² b, यानी 3x², ab है तो 6 हो गया ये, और प्लस 3ab² यानी 3 6x इक्वल टू x³ माइनस 4। ठीक है, जैसा कि x³ ये x³ दोनों कैंसिल हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा 6x² प्लस 6x प्लस 8 प्लस 4 इक्वल 0, यानी कि 6x² प्लस 6x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये हमारा ax² प्लस bx प्लस c के रूप का हो गया। मतलब ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। एक बार देख लीजिए अच्छे से, है ना, क्या हो गया, ये द्विघात समीकरण हो गया। ठीक ना, इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसी में बच्चों याद दिक्कत होता है कि द्विघात समीकरण क्या है।
तो इसी पे बात करते हैं अभी। एक और क्वेश्चन क्या है, x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। ये भी क्या हो गया, 2x ये हो गया कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये भी क्या होगा हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का हो गया नहीं ये। तो ये क्या होगा हमारा द्विघात समीकरण। क्या कहलाएगा जी, होगा ना द्विघात समीकरण कि नहीं होगा, होगा, एकदम होगा। चलिए हो गया, इस तरह का क्वेश्चन करना है। अब इसमें क्या है कि करने का मतलब हो गया कि अगर देखिए, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होगा तभी द्विघात समीकरण होगा। अगर सपोज ये 0 है ए, तो ये 0 इंटू एक्स स्क्वायर होगा प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर भी यहाँ ये नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ हमको, बी एक्स प्लस सी बराबर 0 लिखा हो, तो भी द्विघात समीकरण, क्योंकि ये 0 तो 0 हो गया ना, ये तो हो सकता है ना। अगर ऐसे भी लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो भी क्या होगा, वो द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 6x भी लिखा हुआ तो भी क्या होगा, वो हमारा द्विघात समीकरण कहलाएगा, ठीक ना, क्लियर है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब क्या है इसमें, एक क्वेश्चन इसमें आता है द्विघात समीकरण में क्या निकालने के लिए, विविक्त कर। विविक्त कर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट। क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनांट। इसको हम लोग कैपिटल डी से दिखाते हैं। ये क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है ये, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मामला है, ठीक है, तो हमको व्युत्क्रम निकालने, अब जैसे कि सपोज कीजिए ये सूत्र हो गया, ठीक ना। अब हमको अगर सिंपल कह रहा है कि द्विघात समीकरण मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो हम लोग यूज कर लेंगे बी स्क्वायर 4ac। अब उसके जगह क्या दे दिया, अगर सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी लिख दिया, कि ये आपका जब क्या हो द्विघात समीकरण, तो आपका डी क्या होगा, विविक्त कर क्या होगा, तो क्या लिखिएगा उस सिचुएशन में हम लोग क्या लिखेंगे। तो ए क्या है हमारा, ये बी है ना, तो ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी सी होगा। ये ध्यान देने वाली बात होगी, अक्सर जो बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, ठीक ना, कि यहाँ पे अगर बी है द्विघात, जनरली अगर ये पूछा कि द्विघात समीकरण का वियुक्त कर क्या होता, तो हम ये लिखेंगे, ठीक है। बट वही अगर लिख दिया, ठीक है, कि द्विघात समीकरण क्या हमारा सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी है, तो हमारा वियुक्त कर क्या होगा, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, है ना, ये वाला यूज करेंगे, ठीक है, जो हमारा एक्चुअल चीज होगा, जहाँ जहाँ जो रखा हुआ वही यूज करना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मिस्टेक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात आता है, ठीक है, कि इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करने, क्या बोला जाता है, मूलों की प्रकृति। तो याद क्या रखना है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा, क्या होगा, 0 से बड़ा, तो क्या होगा मूलों की प्रकृति। तो मूलों की जो प्रकृति होगी, जो वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, वो क्या होगा, वास्तविक और असमान। वास्तविक और क्या होगा, वास्तविक और क्या होगा जी, असमान होगा, ठीक ना, क्लियर। और वही जब क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा, तो क्या होगा, अवास्तविक, क्या हो जाएगा, अवास्तविक, यानी कि इसका मान क्या होगा, माइनस में जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसी में क्या होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा, तब क्या होगा, तब इसके मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और क्या हो जाएगा जी, समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा। ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आप अगर याद कर लिए तो एकदम आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा।
समझ गए? चलिए अब क्या करेंगे हम लोग? अब बात करेंगे हम लोग समानांतर श्रेणी। क्या करेंगे? समानांतर श्रेणी का। ठीक है, ये क्या होता है? तो इसमें जो प्रथम पद क्या है? प्रथम पद ये क्या होता है? ए होता है। इसका सार्व अंतर क्या होता है? वो डी होता है। ठीक है, पदों की संख्या को क्या बोलते हैं? एन कहते हैं। क्या कहते हैं? पदों की संख्या को हम लोग एन कहते हैं। ठीक ना? तो अगर डी से क्या है? डी का मतलब डी इक्वल A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3, या फिर A5 माइनस A4, ये हमारा क्या होगा? डी होगा, है ना? तो अगर पहला पद नहीं, हमको दूसरा पद निकालना है तो A1 प्लस डी, पहला पद दिया हुआ है। अगर A3 निकालना है तो A1 प्लस 2D, A4 निकालना है तो A1 प्लस 3D, इसी तरह AN निकालना है तो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। देखिए क्या है? समानांतर श्रेणी का ये टॉपिक है। किसका टॉपिक है? समानांतर श्रेणी, है ना? फॉर्मूला क्या है हमारा? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या कहलाएगा? ये समानांतर श्रेणी का ए। इसमें अगर सपोज कि हम क्या है, अगर डी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो डी बराबर ए एन माइनस ए। ठीक है, क्या करेंगे? डी बराबर ए एन को ए से घटा देंगे और एन माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे, है ना? अगर एन निकालना है तो क्या करेंगे? तो वही काम, ए एन माइनस ए बाई डी प्लस 1 कर देंगे। हो गया? ए निकालना हो तो क्या करेंगे? तो ए एन, अगर हमको ए निकालना है तो ए एन बाय एन माइनस 1 इंटू डी कर देंगे, है ना जी? है? तो कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। अब से पदों का योग क्या कहेगा हम निकालने के लिए? पदों का योग तो क्या होगा? एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हो गया? एसएन हो गया हमारा। ठीक है, इसी तरह जो है 1 से लेके 5 तक का जो हम वीडियो आप लोग के लिए बना दिए। ये वीडियो पूरा अगर फॉलो कर लिया आप लोग तो जो भी फार्मूला है, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, अगर फार्मूला समझ गए, कॉन्सेप्ट आ गया समझ में, तो मेरे हिसाब से आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटने जा रहा है। ठीक है, चलिए।